वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपसे जो ये गुफ्तगू करने का एक सेशन रखा है, इसमें इसका मकसद बेसिकली ये है कि जब हमारे पास कोई कपल पहली दफा आता है, तो जो उनके जो उनकी जो कंफ्यूजन्स होती हैं इस कोर्स को समझने में, जो मुश्किलात हम्म, आती हैं, ये आज का इंटरव्यू जो है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे आज करने का ठीक है। मकसद है। तो उनकी जो कन्फ्यूजन शुरू में होती है या जो उनके सवालात होते हैं, जो उनको कोर्स को समझने में मुश्किलात आती हैं, हाँ। उनको हम लोग इसमें समझा सकें या जवाब दे सकें उन हम्म, सवालात का। हम्म, उन्हीं में से कुछ सवालात हमने आज इकट्ठे किए हैं जिनका हम आपसे आज जवाब ठीक है। लेना चाहेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल हमें मिलता है हम्म, वो ये है कि क्या जो जेंडर सिलेक्शन का जो अमल है, क्या ये वाकई कोई एक हकीकी नज़म है हमारे जिस्म का, कोई एक प्रोसेस है, या ये महज एक इत्तफाकिया एक हादसा होता है जिसके नतीजे में बेटा या बेटी का चुनाव हो जाता है? ठीक तो ठीक। ये जरा आप हमें क्लियर करें आज। जब एक्स वाई जो क्रोमोसोम है जब इसकी दरियाफ्त हुई, तो शुरू में यही सोचा गया कि ये सब ना हिट एंड ट्रायल है, यानी कि इत्तेफाक है कि कोई एक्स चला गया तो लड़की बन गई, वाई चला गया तो लड़का बन गया। पहले यही आमतौर पे समझा गया। लेकिन जो जो साइंस ने तरक्की की, मुख्तलिफ तजर्बात होते गए, तो ये सामने आता गया कि कुछ खास माहौल है जिसमें जो एक्स को फेवर करता है, और कुछ खास माहौल है जो वाई को फेवर करता है। और फिर उसके जैसे कि जब डॉक्टर अंटरबर्गर ने 1933-34 में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो तजाबी माहौल है वो बेटी को फेवर करता है, और जो अल्कलाइन माहौल है वो बेटे को फेवर करता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो नज्म जब्त है, उसकी पहली दफा डॉक्टर अंटरबर्गर ने साइंटिफिक बुनियादों पर इसको दरियाफ्त किया। उसके बाद फिर फर्दर भी बहुत सी स्टडीज हुई, उसकी बहुत लंबी तफसील है। तो लेकिन ये एक आपका बाकायदा नज्म जब्त है जिसके मुताबिक जो है एक्स वाई जो है ये सक्सेसफुल होते हैं, यानी बेटा या बेटी बनाते तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महज इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, अगर नहीं नहीं। किसी का बेटा हो रहा है तो वो खास एक माहौल था जिसकी बुनियाद पे वो हाँ। बेटा यस। बना, हाँ। या अगर बेटी हो रही है तो वो भी एक खास माहौल था जिसके नतीजे में बिल्कुल। जिस्म में बेटी पैदा हुई। इसी को जो हमने अपनी रिसर्च का जब हमने अपनी रिसर्च पब्लिश की है, तो उसमें हमने अपना दो माहौलियाती नजरिया जो है वो हमने इसमें प्रेजेंट किया है। कि एक माहौल वो है जो कि बेटे को फेवर करता है, दूसरा माहौल वो है जो बेटी को फेवर करता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये एक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उस वो जहाँ पे वो अपना फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, वो माहौल जो है वो वो किसको 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 फेवर फेवर करता कर है? रहा है। हाँ। ठीक हो। तो इसमें फिर ये सवाल आगे आ जाता है कि क्या ये जो जेंडर सिलेक्शन है, ये महज इसमें औरत ही किरदार अदा करती है, या इसमें मर्द का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, या इसमें जो एनवायरनमेंट बनेगा, क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ औरत के ऊपर ही है या मर्द का भी इसमें कोई किरदार है? ये क्या, ये कैसे बहुत काम अच्छा करता है? सवाल है। तरीही तौर पे बहुत हम पुराने दौर पे चले जाएं तो इसका हमेशा जो जिम्मेदारी है वो औरत पे रखी गई, कि जैसे ये जो औरत है ये बेटियां पैदा कर रही है, ये जो मर्द है ये बेटे पैदा कर रहे हैं। इसको पुराने पाक में भी डिस्कस किया गया, और इसी की बुनियाद पे वो आयात भी होती है, वो लंबी तफसील है। हमने अपनी इस्लामी वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस तफसील से किया हुआ भी है। तो कदीम दौर से जो तस्वर चला आ रहा था कि क्योंकि औरत ही बच्चा पैदा करती है, लिहाजा बेटा हुआ तो भी औरत पे आता था, और बेटी पैदा हुई तो भी औरत पे वो मुदा जाता था। सही। इसलिए जो औरत अब बकस सिर्फ बेटियां पैदा कर रही थी, तो उसके सारा वो बेचारी खुद भी समझ रही थी कि शायद मैं ही कोई गलती कर पा रही हूँ, और वो पूरा घराना ही उस औरत को ना सामने टारगेट कर लेता था कि यही है। लेकिन एक्स वाई थ्योरी के बाद जब ये सब मामला सामने आए, तो पता चला कि जो एक्स और वाई स्पर्म है ये तो मर्द खारिज करता है। उसके बाद फिर तो थ्योरी बिल्कुल उलट गई। उन्होंने कहा जनाब कि ये मेनली मर्द है जो कि बेटा बेटी का डिसाइड करता ठीक है, है। औरत का इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का शेयर नहीं। अब ये यूं समझे जैसे तारीखी तौर पे एक एक्सट्रीम था, वो भी गलत था, हम्म, और जब जदीद साइंस अभी नई नई सामने आई हम्म, तो दूसरा एक्सट्रीम सामने आ गया। अच्छा। तो दोनों एक्सट्रीम गलत थी। नहीं, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मर्द जो है वो एक्स और वाई का फैसला नहीं करता? एक्स वाई मर्द ही खारिज करते हैं, लेकिन ठीक अब है। जो नई रिसर्च सामने आ रही है वो ये भी कह रही है जो एग है ना,
औरत जो है खारिज करती है, वो डिसाइड करती है कि उसने एक्स को एक्सेप्ट करना है या वाई को एक्सेप्ट करना अच्छा, है। अब नहीं जो सामने आ सो आपका मतलब है ये तीनों जो ऑब्जर्वेशंस थी ये एक्सट्रीमिटीज थी, एक्सट्रीमिटी, यानी कि पहले औरत को मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया गया, फिर मर्द को जिम्मेदार ठहराया गया, अब दोबारा से औरत के अंडे को जिम्मेदार ठहराया गया। बताया जा रहा है। तो फिर हकीकत आप समझते हैं क्या होनी चाहिए? हकीकत में ये दोनों ही समझे कि 50-50 रोल अदा करती है। अब जो इसके बारे में जो एक मतवाजन एक बड़ी बैलेंस जो ओपिनियन सामने आ रही है ठीक है। वो ये है कि औरत का भी इसमें बराबर का हिस्सा है और मर्द का भी इसमें बराबर का हिस्सा ठीक है। है। जो एक्स वाई है वो तो मर्द खारिज करता है और एक्स वाई ही डिसाइड करता है कि भाई बेटा बनेगी या बेटे, लेकिन जो औरत के अंदर जो इन्वायरमेंट है, उसकी यूट्रस के अंदर जो इन्वायरमेंट है और फिर जो एग जिस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, आधा महीना उसने भी लगाया या कई महीनों से उस पर काम हो रहा होता है, ठीक है, तो उसकी जो इन्वायरमेंट है कि भाई अब उसने एक्सेप्ट किसको करना है, सही। तो ये इसके लिहाज से औरत पे भी जिम्मेदारी यानी आ जाती है। कि मैं समझ तो आपकी दोनों पे सही। 50-50 यानी कि है। आपकी बात को अगर कंक्लूड किया जाए तो उसका ये मतलब बना कि ना जिम्मेदारी औरत की मुकम्मल है ना मर्द की मुकम्मल है, बल्कि एक खास माहौल है जिसमें एग तैयार होता है और एक खास माहौल है जिसमें स्पर्म्स तैयार होते हैं। अगर ये दोनों एक जैसे माहौल में तैयार हुए हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसी हिसाब से जिस अगर आप अगर एक खास माहौल में एग तैयार हुआ है तो वो उसी माहौल के स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमने जो सादा अल्फाज हैं जो आपने बताया हुआ, कभी अगर बेटा मामल माहौल में एग बना है और उधर मर्द में भी बेटा मामल माहौल है, अब जब ये सामने आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे अंडे ने भी उसको अट्रैक्ट करना है और वो जो स्पर्म है वो भी भाग के जाएगा। तो इस तरह से नेचर जो है वो डिसाइड कर भाग के तो जाएगा, यानी कि आपका मतलब है कि वो अब वो तो थ्योरी पुरानी हो गई है ना कि जी सबसे तेज जो है वो कामयाबी हासिल करता है। इसमें कहा जाता है कि वो काफी देर तक स्पर्म्स जो है वो एग के आसपास रहते हैं, वो तो अनटिल के जो एग है वो किसी एक स्पर्म को इजाजत देता है तो फिर जाके स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर पाता है, में पड़ा हुआ है वो उसी को अलाउ करेगा और फेवर करेगा। सो यानी कि हमें अगर एक खास जिन्स का बच्चा चाहिए तो हमें जो उस जेंडर का फेवरिंग माहौल है वो अगर माँ में भी है और बाप में भी है तो दोनों तरफ वो माहौल जब बन जाता है तो वो उसी जेंडर को फेवर करके आप उस जेंडर का बेबी ले सकते हैं। ठीक हो। अब जेंडर सिलेक्शन में जो अगला हमारा सवाल है वो ये है कि जी इस आपने तो ये तो बता दिया कि दोनों की 50% कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो कि जेंडर सिलेक्शन में माँ का किस तरह से किरदार आप डिफाइन कर सकेंगे कि माँ का इस अमल में कैसा किरदार होता है, ऐसे ऐसे क्या अवामिल है जो माँ करती है तो जिस्म में जेंडर सिलेक्शन के अमल में उसका किरदार जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, उसमें ये है कि ये एक मल्टी डिमेंशनल एक एक्टिविटी है। अच्छा, इसको हम समझे कि जनाब हमने वहां पे वो सिरका डाल दिया तो बेटी बन गई, बेटा थोड़ा डाल दिया तो लड़का, नहीं, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये तो एक डिमेंशन है। ठीक है, और ये मामला मल्टी डिमेंशनल है। सही, इसकी बहुत सी डिमेंशन है। ठीक है, तो हमें हर डिमेंशन से देखना होता है कि हर डिमेंशन से औरत में जो जो एक फेवरिंग है वो बेटे को जा रही है या बेटी को जा रही है। सही, इसलिए औरत मर्द दोनों का ये रोल होता है इसमें। ठीक है, यानी कि कुछ खास अवामिल है जो जैसे डाइटरी तो है, न्यूट्रिशनल भी है, फिर वो है मेडिसिनल भी है, फिर उसके अलावा वो उसका साइकोलॉजिकल है। तो फिर जो जिस घर के माहौल में रह रही है वो बेटे को फेवर करने वाला है या बेटी को फेवर करने वाला है। खामद का जो उसके साथ रवैया है वो बेटे को फेवर करने वाला है। डॉक्टर साहब इन तो ये बहुत मल्टीडिमेंशनल आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब मैंने किरदार का सवाल पूछा कि जी माँ का क्या किरदार है, तो आपका मतलब है कि यहाँ पे 4-5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बहुत से मल्टीडायमेंशनल। अगर आप कैटेगराइज करें तो 4-5 मोटे फैक्टर्स हैं जिनमें जो इस सारे अमल को लेके चलते हैं। जैसे आपने भी डाइट का जिक्र किया या लाइफस्टाइल का जिक्र किया या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बिहेवियर। सो ये चीजें डिसाइड करती हैं माँ की तरफ से कि वो मेल फेवरिंग है या फीमेल फेवरिंग है, एनवायरनमेंट है उसके अंदर। जैसे आप पीछे बता चुके हैं कि मेल फेवरिंग और फीमेल फेवरिंग सारा मामला होता है, तो इसका मतलब है कि फिर बाप का भी सेम उसी तरह ही मेल फेवरिंग या फीमेल फेवरिंग, वो जहाँ पे वो कारोबार कर रहा है या वो नौकरी कर रहा है वहां पे उसके बॉडी का क्या एनवायरनमेंट है, उसका नफ्सियाती क्या एनवायरनमेंट,
चलो अच्छा, आप वाइफ के रोल के बारे में कुछ मजीद जो बता रहे हैं वो काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें। उसमें ये है कि देखिए औरत का जो भी, स्पेशली जब वो हाउस वाइफ है, हम्म, तो औरत का जो भी इसमें रोल होता है जेंडर सिलेक्शन में, वो सारा डिपेंड करता है उसके शोहर पे। ठीक है। इसलिए अल्टीमेटली जो एक नजरिया डेवलप हो चुका है तो मर्द पे ये सारा डिपेंड करता है, या उसका ज्यादातर हिस्सा मर्द पे डिपेंड करता है। तो वो इससे फिर दोबारा जाहिर हो जाता है कि औरत का रोल भी उसके शोहर ने डिफाइन करना है कि कि वो उसका क्या यानी करेक्टर, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिम्मेदारी हाँ कि क्योंकि हमारे यहाँ पे एशियन साउथ एशियन कम्युनिटीज में क्योंकि एक हाउसवाइफ का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रेवलेंट है, हाँ तो उस वजह से औरत का जो भी किरदार है जेंडर सिलेक्शन के प्रोसेस में वो डिपेंड करता है उसके शोहर शोहर पे, या शोहर क्योंकि उसके डिसीजंस जो है मोस्टली वो उसकी हस्बैंड ने हस्बैंड ओरिएंटेड वो होते हैं। और उस वजह से जो वाइफ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जेंडर सिलेक्शन में और जो उसका किरदार है, जो उसका रोल है, वो डिफाइन करेगा उसका हस्बैंड का कैसा कोऑपरेशन है इस सारे प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा, अब डॉक्टर साहब अगला कुछ मजीद सवाल है इसमें। आपने जैसे भी पीछे जिक्र किया कि जी इसमें दुआ का भी एक किरदार है, हम्म, तो दवाई जो है, दवाई पहली बात तो मैं ये बताएं कि दवाई जो है एक्चुअल में वो जेंडर सिलेक्शन में कैसे अपना कुछ कर सकती है, यानी कि दवाई का देखिए क्या किरदार है। बिल्कुल हमारे जो हमारे पास जो लोग आते हैं उनका भी यही सवाल होता है कि जी दवाई जो है वो जेंडर सिलेक्शन में अपना क्या करेक्टर अदा कर सकती है। देखिए सबसे पहले जो एक दवाई डिस्कवर हुई थी, मैंने इंटरबर्कर का जिक्र किया, मेरे सामने भी याद नहीं आ रहा, कि एसिड या अल्कलाइन ये भी मेडिसिन की शक्लें हैं, ये केमिकल्स है ना। ठीक है। तो मेडिसिन केमिकल होता है, एसिड बड़ा हार्ड किस्म का केमिकल है और अल्कलाइन भी बहुत हार्ड किस्म का अल्कलाइन है, यानी मेडिसिन है। उसके बाद फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सामने आ रही है, सोडियम पोटेशियम सामने आ रहा है, विटामिन डी सामने आ रही है। ठीक है। ये सब मेडिसिन है। सही। तो मेडिसिन का रोल जो है ये तो यूरोप ने बहुत पुराना 1933 में इसको डिफाइन कर दिया था कि मेडिसिन हैव द इफेक्ट ऑन जेंडर तो सिलेक्शन। आपका मतलब है कि खास अगर दवाई का एलिमेंट हाँ अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो जेंडर सिलेक्शन, जेंडर का जो प्रोसेस है, जेंडर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते ठीक है। और इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स हैं अभी तक, कोई रिजल्ट हैं, बहुत पहले ज्यादा वाले कोई इन दवाइयां जैसे जिनका भी आपने नाम लिया है इनमें से किसी का कोई स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम हो? बहुत ज्यादा हमने अपनी जैसे हमारी पहले जो 3 वीडियोस उसमें हमने सारा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि उन डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काम किया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है। और हजारों के हिसाब से ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट्स हुए और जो सर्वे की जो तादाद है वो करोड़ों में है। अच्छा। तो ये बहुत प्रूवन सारी मेडिसिन है। और तो इसकी फिर क्या वजह है कि अगर आप आज के जमाने में 2025 में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन को, हाँ तो हम देखते हैं कि जी दुनिया में और कहीं पे भी बहुत शाज़ो नाज़र हकीम हुक्मा को तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि वो तो तीसरे महीने में जाके हमारे के लिए करते हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए, जो कि टोटली नॉन साइंटिफिक है। तो आप या हमें हमारे इस वक्त नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा इदारा या ऐसा कोई डॉक्टर हो जो खास तौर पर दवाई पर डिपेंडेंसी के साथ जो है जेंडर सिलेक्शन का मामला जो है इसको डील कर रहा है। हाँ तो आप इसको कैसे डिफाइन करें, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या इसको कैसे जवाब देंगे कि भाई सिर्फ आप ही क्यों दवाई को यूज कर रहे हैं आज 2025 में, जबकि आईवीएफ और पीजीडी जैसे एक एडवांस किस्म के प्रोसेसेस आ गए हैं मार्केट में, लेकिन आप फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि जी मेडिसिन के साथ जो है ये एक मुमकिन भी है और ये उसकी निस्बत दूसरों की निस्बत बेहतर भी है। तो ये थोड़ा सा मैं जरा क्लियर। देखिए असल मामला ये है कि मेडिसिन का रोल तब टेक्स्ट बुक्स में आएगा जब ये 100% प्रूवन हो जाएगी। तो आपका मतलब अभी 100% 100% अगर ये अभी जो हमारी वेस्ट ने जो काम किया हुआ है वो गालबन 60-70% तक है। अच्छा। अब 60-70% का मतलब तकरीबन 50-50 कह रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो इसको इतना अभी बॉदर नहीं कर रही है। तो जो आपकी रिसर्च है क्या वो 100% है? हम कहेंगे कि हमारी रिसर्च जो है ना ये माशाल्लाह 100% हो चुकी है। अच्छा। और हमारी जो मेडिसिन है उनका बहुत इफेक्ट हम देख लिया पिछले, हमने तो हमारी गोल्डन जुबली होने वाली 50 साल में होने वाले हैं ठीक है। अपनी रिसर्च के करते हुए। और हमारे पास बहुत ज्यादा इसका डेटा आ चुका है। और मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो जो 60-70 तक उन्होंने लेके गए थे, हमने तो उसके ऊपर अपनी रिसर्च को एस्टेब्लिश किया था। और माशाल्लाह हमारा जो रिजल्ट है ये बहुत डिफरेंट है उनसे। अच्छा। तो इसलिए मेडिसिन का इफेक्ट तो वो साबित कर चुके हैं। ठीक है। लेकिन उसकी अब वेटेज कितनी हो गई है ये हम आप बहुत सी अपनी वीडियोस में बता रहे हैं
ठीक कि है। ये बहुत वेटेज है इसकी। सो आपका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ पुराने डॉक्टर्स ने जब काम किया इस पे और वो 60-70% तक सक्सेस ले चुके हैं और ये आपके मुताबिक ये रिटर्न है, हाँ वो तो ये डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड है सारा, नेट पे हर चीज मौजूद है। ठीक है। तो आपने उस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो काम हो चुका था उसी की बेस के ऊपर आपने मजीद श्योर काम करके श्योर, आपने इन रिजल्ट्स को मजीद मजीद enhance इम्प्रूव किया। किया। हाँ हाँ, अच्छा, और आपका क्लेम अभी फिलहाल ये है कि आप 100% तक आप इसको वर्केबल समझते हैं। देखिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, हम लेबोरेटरी में ये काम नहीं कर रहे। ठीक है। हमारा काम होता है नेचुरल, यानी हमने मेडिसिन भी दी है और फिर साथ हमने सारी एडवाइजिंग भी दी है, और ठीक है। उसमें बताया भी मेडिसिन का इफेक्ट तब बचेगा जब आप साथ ही इन हदायत पे भी अमल करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये जोड़े पे आ जाता है ना। अब जोड़ा जो हदायत पे, अब हदायत भी सिंपल है, हम मल्टीपल टाइम बता चुके हैं। तो जो हदायत पे भी अच्छा अमल कर जाएगा, दवाई भी सारी प्रॉपरली ले जाएगा, उसके फेल होने का चांसेस ज़ाहिर नहीं बनता। ठीक है। फिर भी ये बॉडी के अंदर हम नेचुरली सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक इसलिए है। हम इसे 100 नहीं कहते, हम इसे 99 कहते हैं। सही। तो लेकिन जब वो लेबोरेटरी में करते हैं तो वो तो पकड़ के रखते ही वहां पे एक्स है ना, या वो नहीं भी रख ले, लेकिन वो चेक कर लेते हैं जाइकोट को भी, ये एक्स वाला है कि वाई वाला है। ठीक है। तो जब उन्होंने रखा ही अंदर वाई वाला जाइकोट है, उसे लड़की कैसे बनना है? नहीं वो बात आपकी वो ठीक तो है। बहुत पीछे, लेकिन उनका प्रोसेस जो है वो 10-20 लाख रुपए का एक टर्न होता है उनका, ठीक है। ट्राई होती है। अच्छा, तो वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, हमने उन्हें कभी भी नहीं कहा कि जरूर हमारा आप ट्रीटमेंट लें, आप ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाए उधर। तो जो नहीं कर सकते और जो कुछ थोड़ा पॉसिबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दे शुड कम टू द मेडिसिन, सही। मेडिकेशन पे आएंगे। सो आपने जो अभी डिस्कशन की उसके मुताबिक मेडिसिन जो है वो एक तो बहुत एक तो वाइटल रोल है इसका। एक तो पहले ऑलरेडी आपसे पहले भी डॉक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके हैं, हाँ, और आप उन्हीं की रिसर्चेस को मजीद इम्प्रूव इम्प्रूव किया करके आपने अपनी मेडिसिन और अपना जो भी आपका कोर्स हमारे है। मुआशरे में। असल में ना इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, लोगों में बड़ी इतलाकी हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, औरतों में जुल्म हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा इसने वैक्यूम पैदा किया कि भैया हर इनको हल तो है कि नहीं है। तो हमने सारी दुनिया की जो रिसर्च थी उनको कलेक्ट भी किया, अपनी भी साथ एडअप करते गए, सारा कर रहे थे काम। डॉक्टर प्रोफेसर हमारे साथ इस पे शामिल हो गए, एंड वी डिड माशाल्लाह वेरी गुड जॉब, और हम इसको एक बड़ी अच्छी सक्सेस में ले आए हैं। डॉक्टर साहब अभी अभी आपकी जो रिसर्च है और जो आपका ये लाइन ऑफ एक्शन और जो कोर्स है आपका, इसको किसी तरह की कोई रिकग्निशन मिल सकी हो, या श्योरली आपका कुछ? हाँ, हमारी एक कोलीग थी जो हमारे साथ रिसर्च में शामिल थी, ठीक है। एंड उसने डस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में उन्होंने अपना सारा थीसिस मुकम्मल करके दिया। ठीक है। हम भी उसके साथ 2 साल मेहनत करते रहे, हमारी सारी टीम उनके साथ शामिल थी। तो माशाल्लाह हम बड़ी मेहनत की, और लेकिन अल्टीमेटली हम उनके जो डॉक्टर से प्रोफेसर से उनको समझाने में कामयाब हो गए। ठीक है। कि हमारी जो रिसर्च है इंतहा साइंटिफिक और मेडिकल बुनियादों पे है। तो श्योरली वो मान भी गए, और उसके बाद उन्होंने हमें एमफिल की डिग्री उस रिसर्च पे दे दी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जनरली तो दवाई का जिक्र किया कि दवाई जो है वो अपना रोल अदा करती है, और तो अपने कोर्स जो आपने जेंडर सिलेक्शन का कोर्स आपने अपना बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि ये क्या है और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे काम करता है, इसका थोड़ा सा हमें ब्रीफ एक आइडिया दें। देखिए हमारे पास सदियों पुरानी रिसर्च भी है, फिर लेटेस्ट रिसर्च भी हमारे पास आई, उन सारी मेडिसिन का जिक्र उसमें मौजूद था कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम बेटी को फेवर कर रही है, सोडियम पोटेशियम बेटे को फेवर कर रही है। उसी लाइन ऑफ एक्शन में चलते हुए हमने सारी को मजीद मेडिसिन जो है वो भी दरियाफ्त की, और वही हमने अपनी अपनी जो हमारे कोर्स डिजाइन में शामिल की। जब हमने शामिल किए तो फिर वो तो बड़ा हैवी किस्म का कोर्स बन गया ना, उसी को हम सुप्रीम कहते हैं, लेकिन वो बड़ा पावरफुल कोर्स भी है, नो डाउट। लेकिन फिर जब हमारे पास श्योरली पाकिस्तान में अब तो हमारे पास हर तरह की जो माली पोजीशन के लोग हैं वो भी आए, और फिर हमें उनके लिए कोर्स में मजीद अल्ट्रेशन करना पड़ी, महंगी दवाइयों को निकाल के, लेकिन उसकी जगह पे फिर हमने हदायत को शामिल किया। ठीक है। अगर इस हदायत पे अमल कर ले तो ये मेडिसिन निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक हो। लाइक हम छोटी सी मिसाल दिया करते कि घंटा वर्जिश कर लें तो हम उसको बहुत सस्ती दवाई बना सकते हैं। ठीक है। तो जो कर सकते हैं वो करें। सही। यानी हमने पब्लिक की वेलफेयर के लिए अपने कोर्स में बहुत ज्यादा इसमें, लेकिन वो बड़ा एक हैवी रिसर्च वर्क था, नो डाउट। ठीक है कि हमने उनके लिए इसको आपने दवाई की मुख्तलिफ अपनी कोर्स की मुख्तलिफ इकसाम बनाई, हाँ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ,
उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए आपने हदायत शामिल करके तो उनमें कंपनसेशन की, हाँ कंपनसेशन, ताकि आपका जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो अफराद है वो दवाई भी इस्तेमाल हो जाए और हिदायत पर अमल करके जो कमी आ रही है दवाई की वजह से उसको भी पूरा किया किया जा सकता डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज जो थोड़ा सा हमने आपके साथ डिस्कशन रखी थी, यही समझने के लिए रखी थी कि आपकी जो रिसर्च है और जो ये सारा मामला जेंडर सिलेक्शन पे कर रहे हैं, इसका कहाँ से चला और ये इसकी क्या सब स्पीसीज की एक अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे थे। उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी काफी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं ये रिसर्च बेस्ड है, इसके पीछे यूनिवर्सिटीज की रिसर्च जो अप्रूवल है, सर्टिफिकेशन है वो भी है, और उसके अलावा साइंस बैक्ड है। तो और जो इसमें किरदार आज आपने बयान किया हस्बैंड और वाइफ का, और उसमें आपने ये भी बताया कि शोहर का इसमें एक बड़ा अकलीदी किरदार है। बिल्कुल। तो इस सबसे उम्मीद है कि काफी हद तक हमारे देखने वालों को काफी समझ आई होगी इसकी जो आपका कोर्स है, इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको उनको मिली होगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग बैठेंगे, मजीद कोई सवाल हमारे पास जब आएंगे तो हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।